अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद सिद्दीक एंड यू आर वाचिंग द फिज़िक्स विद खास के लिए सिद्दीक। आज हम उसी वेक्टर की सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की थी उसका आज एक हमारे पास टॉपिक है रेजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है कि यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम रेजोल्यूशन और कंपोजिशन को अलग अलग देखेंगे कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा उसके साथ ये जो हम रेजोल्यूशन और कंपोजिशन पढ़ रहे हैं ना, ये किसके बेस पे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के बेस पे, कि यहाँ पे हमारे पास वेक्टर के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किस तरह बनते हैं, तो उनमें से ही हम जो है वो ये कंसेप्ट देखेंगे कि रेजोल्यूशन और कंपोजिशन क्या होता है। तो आइए पहले देखते हैं कि रेजोल्यूशन, क्योंकि इसमें हम दो चीज़ें पढ़ रहे हैं, एक रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है और दूसरा क्या है, कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। अच्छा तो अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन वर्ड का मतलब क्या होता है, टू रिजॉल्व, टू स्प्लिट आउट, कि किसी चीज़ को स्प्लिट करना, किसी चीज़ को रिजॉल्व करना। ठीक है, रिजॉल्व मीन्स तोड़ना या उसको डिवाइड कर देना। अच्छा तो यहाँ पे हम रेजोल्यूशन कर रहे हैं किस चीज़ की, वेक्टर की, यानी कि वेक्टर को हम रिजॉल्व कर रहे हैं। कोई एक हमारे पास ओरिजिनल वेक्टर है तो उसको हम डिफरेंट कंपोनेंट्स में, जैसे कि यहाँ पे हम जो है उसके दो कंपोनेंट्स लेंगे, कौन से, एक्स और वाई, तो डिफरेंट कंपोनेंट्स में जब हम किसी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं तो उस प्रोसेस को, उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि टू रिजॉल्व और टू स्प्लिट आउट अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट। अच्छा तो अब देखते हैं, ये देखें कि हमने रेजोल्यूशन जो देखनी है कि ये हमारे पास कोई वेक्टर है ए, ठीक है, ये कोई भी हमारे पास वेक्टर ए है जिसका ये हमारे पास ये लेंथ जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये इसका क्या बनता है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। अच्छा और ये एरो जो है, ये हेड ऑफ द एरो जो है वो इस वेक्टर के डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। अब अगर हमारे पास सवाल है ना कि इस वेक्टर के, कोई वेक्टर ए जो हमारे पास है, इसके इसका रेजोल्यूशन निकालो, इसको रिजॉल्व करो, इसके कंपोनेंट बनाओ, तो हम इस वेक्टर को इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कैसे करेंगे। देखें तो रेजोल्यूशन के लिए यानी कि कंपोनेंट बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास होता है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम हम किसको कहते हैं, ये हमारे पास एक टू डायमेंशनल जो है वो कोऑर्डिनेट है जिसमें एक्स कंपोनेंट है, ये एक्स है पॉजिटिव, तो ये क्या है, ये नेगेटिव एक्स है। ठीक है, ये वाई है तो ये नेगेटिव वाई है, तो इस तरह ये हमारे पास एक कंप्लीट कंपोनेंट बन जाता है। ठीक है, अच्छा अब हम इस वेक्टर को लाके इस कंपोनेंट, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जब रखेंगे तो हमने देखना है कि इसके कंपोनेंट कितने या किस तरह बनते हैं या उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो ये हमने क्या किया है कि इस वेक्टर ए को लाके इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर मैंने प्लेस किया है। इस वेक्टर ए को मैंने ओरिजिन से, इनिशियल पॉइंट से, जो सेंटर ऑफ या जो रेफरेंस पॉइंट है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की, या जो इसका ओरिजिन है, इस ओरिजिन से मैंने इसको स्टार्ट किया है, तो उसी वेक्टर को यहाँ पे प्लेस किया है। और प्लेस कैसे करते हैं, ये हमारे पास एक फ्री वेक्टर होता है, तो फ्री वेक्टर का विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड हम उसको रिप्लेस, किसी भी जगह पे उसको हम प्लेस कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया है कि इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि इसको मैंने रिजॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा अब ये पॉइंट हमारे पास, ये इनिशियल पॉइंट, तो ये क्या है, इसकी फाइनल या एंडिंग पॉइंट जो है। अब हमने क्या किया है कि इस एंडिंग पॉइंट से हम दो लाइनें निकालेंगे। कौन सी, एक लाइन हम जो है वो परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस की जो लाइन है हमारे पास, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन निकालेंगे, और दूसरी जो लाइन निकालेंगे वो वाई एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर हम एक लाइन निकालेंगे। अब देखिए ये एक हमने एक्स के परपेंडिकुलर निकाली लाइन, और दूसरी जो है वो वाई एक्सिस जो था उसके परपेंडिकुलर हमने एक लाइन निकाल ली। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या देखना है, अब हमने देखना है कि इस वेक्टर का, ये जो वेक्टर था इसकी एक्स के ऊपर कितनी अप्रोच है, यानी कि ये एक्स एक्सिस है ना, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव, तो ये वाई की पॉजिटिव है, ये वाई की नेगेटिव साइड है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो ओरिजिनल वेक्टर दिया गया है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दिया गया है, जहाँ पे एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब इस लाइन को हमने जैसे ही इसका प्रोजेक्शन बनाया एक्स के ऊपर, प्रोजेक्शन यानी कि शेडो जिस तरह हम कहते हैं, तो ये जो है वो डॉट डॉट लाइन यहाँ तक बनी, यानी कि 4 की जो पॉइंट है इस पॉइंट तक, और ये यहाँ से जो है वो
थर्ड पॉइंट यानी कि 3 पॉइंट जो है वहाँ तक जो है वो हमारे पास इसका रेजोल्यूशन वहाँ तक हमारे पास इसका जो है वो अप्रोच है या इसका प्रोजेक्शन बनता है। तो अब ये इसने एक्स के ऊपर कितना जो है वो अप्रोच किया, 4 मीटर हो या कोई भी यूनिट हो इसका, और जो वाई के ऊपर इसकी अप्रोच है वो 3 मीटर तक है। ठीक है, अच्छा, तो इस तरह हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो वेक्टर ए था, इसकी जो ए के ऊपर अप्रोच है, आई मीन एक्स के ऊपर इस वेक्टर की जो अप्रोच है, एक्स के ऊपर कितनी है, उसको हम कहेंगे ए एक्स। जो इसकी अप्रोच वाई के ऊपर है उसको हम क्या कहेंगे, ए वाई। तो इस तरह हमारे पास ये वेक्टर जो है वो अब 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो गया। कौन से, इस वेक्टर को हमने वेक्टर ए को हमने एक्स कंपोनेंट जब इसका ड्रा किया तो हमें ये पॉइंट मिली, कौन सी, ए एक्स कोऑर्डिनेट मिला, ए एक्स वेक्टर मिला। कोई इसका कंपोनेंट हम कह लें कि वेक्टर ए का जो हमें कंपोनेंट मिला वो कौन सा मिला, ए एक्स, जो कि एक्स कोऑर्डिनेट पे। जो इसका वाई कोऑर्डिनेट पे जो कंपोनेंट मिला है उसको हमने नाम दिया है कौन सा, ए वाई का। ठीक है, तो इस तरह वेक्टर ए को हमने 2 जो है वो अलग अलग कंपोनेंट्स में अलग अलग डिवाइड कर दिया। एक ये मिल गया हमें कंपोनेंट और दूसरा ये कंपोनेंट मिल गया। तो इस तरह हम कहते हैं कि ये वेक्टर जो है वो अब रिजॉल्व हो गया। वेक्टर के अब 2 पार्ट हो गए, कौन से, ए एक्स और ए वाई। अब अगर यहाँ पे देखें, ये एक हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप बन गई, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो देखिए ये एक रेक्टेंगुलर शेप बन गई। अब ये ए एक्स है तो इसके अपोजिट की जो साइड होगी वो भी क्या होगी, वो भी ए एक्स होगी। ये अपोजिट साइड जो है ये भी ए एक्स है। ये अगर ए वाई है तो इसके अपोजिट में ये यहाँ पे जो है वो ये भी क्या होगा, ये भी ए वाई होगा। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या देखना है, अब देखें इस इक्वेशन को ज़रा देख लें। तो इसका मतलब क्या है कि ए एक्स और ए वाई, यानी कि वेक्टर ए को जब हमने स्प्लिट किया तो हमें 2 वेक्टर मिले। कौन से, एक मिला ए एक्स और दूसरा मिला ए वाई। जब हमने वेक्टर ए को रिजॉल्व किया तो हमें 2 कंपोनेंट मिल गए, ए एक्स और ए वाई। अच्छा, अब हमने इन कंपोनेंट्स को अगर फाइंड करना है कि भाई ए एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ए वाई की वैल्यू कितनी होगी, तो उन कंपोनेंट्स को हम किस तरह फाइंड करेंगे। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये एक ट्रायंगल देखें, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नज़र आ रहा है आपको, जिसका ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, इसका बेस है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, इस ट्रायंगल को यहाँ से निकाल के नीचे ड्रा कर दिया है। इस ट्रायंगल को यहाँ से निकाल के यहाँ पे पुट किया है मैंने। तो ये इसका वेक्टर ए है। ठीक है, ये वेक्टर ए है वही सेम, और ये इसकी परपेंडिकुलर साइड है और ये इसकी बेस साइड है और ये इसका क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो ये एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पे एंगल जो बनेगी वो कितनी बनेगी, 90 डिग्री की, इसलिए हम इसको कहेंगे कि हमारे पास जो ट्रायंगल है वो कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अच्छा, अब परपेंडिकुलर साइड, अब देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर साइड को हमने क्या नाम दिया हुआ है। अब परपेंडिकुलर के बजाय हम क्या लिख रहे हैं, इधर यहाँ पे लिखेंगे ए वाई, क्योंकि परपेंडिकुलर साइड को हमने जो नाम दिया है वो कौन सा नाम दिया है, ए वाई का। अच्छा, जो बेस साइड है, इस बेस को हमने कौन सा नाम दिया है इधर, ए एक्स का। ये देखें बेस जो है इसको हमने नाम दिया है ए एक्स का, और जो हाइपोटेन्यूज है इसका नाम क्या है, इधर हाइपोटेन्यूज का नाम है ओरिजिनल वेक्टर ए। ठीक है, तो इस तरह ये हमारे पास ट्रायंगल बन गया, कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसके तीनों साइड्स ए एक्स ए वाई और ओरिजिनल वेक्टर, यानी कि बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज जो है वो गिवन है। ये एंगल कितनी है, 90 की, क्योंकि ये हमारे पास जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा, अब हम जब राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ होते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ होते हैं, कौन से, साइन, कॉस और टेन, तो उनकी मदद से, क्योंकि अब हमने फाइंड क्या करना है, अब हमने फाइंड करना है एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट के लिए हम जो कॉस यूज़ करते हैं और वाई कंपोनेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो कॉस थीटा होता है, ये देखें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एक, कौन सा, कॉस थीटा, जो बराबर है बेस अपन हाइपोटेन्यूज के, और साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज के। तो ये हमारे पास 2 जो है वो रेशोज़ हैं, साइन और कॉस के, या इनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कह लें। अच्छा, अब बेस की जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे बेस की जगह पे हम लिखेंगे ए एक्स। ठीक है, जो देखिए यहाँ पे बेस को हमने कौन सा नाम दिया हुआ है, ए एक्स का।
तो यहाँ पे हमने बेस की जगह पे AX लिखा, और ये जो हेपाटिन्यूज है वो कौन सा है, A है, तो यहाँ हेपाटिन्यूज की जगह हमने A लिख लिया। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये जो वेक्टर ये जो हमारे पास इक्वेशन बन गई AX/A। अच्छा, सेम एज अगर साइन थीटा की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो साइन थीटा के अंदर क्या है कि AY, अब ये AY कहाँ से आया, साइन थीटा हमें बताया कि परपेंडिकुलर अपन हेपाटिन्यूज के बराबर है, तो ये परपेंडिकुलर किस चीज़ के बराबर है, परपेंडिकुलर किसके बराबर है, AY के, तो ये परपेंडिकुलर की जगह हम क्या लिख रहे हैं इधर AY। और अगर हम हेपाटिन्यूज की बात करें तो वो किसके बराबर है, वो बराबर है A के, इसलिए हेपाटिन्यूज की जगह हमने क्या लिख लिया इधर A, ओनली A यानी कि ओरिजिनल वेक्टर। तो ये बन गया कॉस थीटा बराबर बन गया AX/A के, और साइन थीटा बराबर बन गया AY/A के। देखें, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करने हैं X और Y कंपोनेंट, यानी कि AX फाइंड करना है और AY फाइंड करने हैं। तो इसमें से अगर AX फाइंड करना है तो ये A इधर क्या हो रहा है, ये A इधर हो रहा है डिवाइड, तो इसको उस साइड पे ले जाएंगे तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इस तरह ये AX बन गया A cos थीटा। तो सेम एज ये A इधर क्या हो रहा है डिवाइड, तो इसको भी वहाँ ले जाएंगे तो ये भी हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमें जो है वो एक और फार्मूला यानी कि AY कंपोनेंट का फार्मूला मिल जाएगा, जिसको हम क्या लिख रहे हैं A sin थीटा। अब हमें ये दो जो है वो कंपोनेंट्स को फाइंड करने के लिए ये दो जो है वो हमें फार्मूले मिल गए, इनसे हम ये इक्वेशंस मिल गए, इनसे हम फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं, अगर हमने X कंपोनेंट फाइंड करना है तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, अगर Y कंपोनेंट फाइंड करना है तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इन दोनों फार्मूलाज की मदद से हम X कंपोनेंट और Y कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि X कंपोनेंट X के डायरेक्शन में होगा, जो Y कंपोनेंट है वो Y की डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड करने की कोई बात ही नहीं बनती। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये जो है वो X और Y कंपोनेंट को फाइंड करने का सिंपल मेथड आ गया। अच्छा, अब अगर हम कंपोजिशन की बात कर लें, देखिए ये रेजोल्यूशन हो गया, रेजोल्यूशन में हमने जो है वो वेक्टर को दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया, कौन से X और Y कंपोनेंट में, और X Y कंपोनेंट फाइंड अगर करने हैं तो ये हमारे पास उनके फार्मूलाज आ गए। अच्छा, अब अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं कि कंपोजिशन ऑफ वेक्टर क्या है, तो कंपोजिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, कंपोजिशन मतलब टू कंपोज आर टू एड अप द कंपोनेंट्स ऑफ एनी वेक्टर टू फाइंड आउट द ओरिजिनल आर रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब कि कंपोजिशन हम किसको कहते हैं, जिसमें हम दो कंपोनेंट्स को, किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे हमें दो कंपोनेंट मिल गए, अगर हम उन दो कंपोनेंट्स को आपस में कंपोज करते हैं, एड अप करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा एक ओरिजिनल वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। तो वो रिजल्टेंट वेक्टर हम किस तरह फाइंड करते हैं, जब हमारे पास कंपोनेंट्स गिवन हो तो हम कैसे फाइंड करते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास कोई दो कंपोनेंट गिवन है, ठीक है, ये दो कोई कंपोनेंट गिवन है, ये हमारे पास है AX और ये हमारे पास है AY। ठीक है, कोई वेक्टर है A जिसके हमारे पास सिर्फ दो कंपोनेंट गिवन है AX और AY। अब हमें करना क्या है, अब हमें ये वेक्टर A जो है ओरिजिनल वेक्टर है, ये फाइंड करना है, ओरिजिनल वेक्टर फाइंड करना है। तो ओरिजिनल वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, अब कंपोजिशन के जो है वो मेथड के अंदर हम ये वर्ड यूज़ करें ना, एड अप, यानी कि हमें क्या करना है, हमें इन दोनों कंपोनेंट्स को ऐड करना है। तो दो वेक्टर्स को ऐड किस तरह करते हैं कि हमने एडिशन के अंदर सीखा था, क्या सीखा था कि एडिशन के अंदर हमने ग्राफिकल मेथड जो सीखा था, जिसमें हेड टू टेल रूल की हमने बात की थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन दो कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू द ग्राफिकल मेथड। अच्छा, तो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। अब देखें, पहले मैं जो है वो ये AX नहीं बल्कि AY है, और ये क्या है, ये AX है। ठीक है, अब AX को मैंने पहले यहाँ पे ड्रा किया हुआ है, ये आ गया AX, क्योंकि हम वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं ना, हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड करेंगे। तो ये पहले मैंने AX ड्रा किया इधर। अच्छा, उसके बाद अब AY, ये AY मैंने यहाँ से निकाल के यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये आ गया वेक्टर कौन सा, AY। अब देखें, दोनों कंपोनेंट्स को मैंने हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड किए हैं। तो अब रिजल्टेंट क्या बनेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बनेगा उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको हम वेक्टर A का नाम दे रहे हैं। तो ये ग्राफिकल हो गया, ग्राफिकली हम इनको इस तरह ऐड कर सकते हैं। मगर
अगर हम इनकी बात करते हैं कि हमें मैथमेटिकल इसका रिजल्ट किस तरह मिलेगा, तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया। तो ओरिजिनल वेक्टर को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल यूज़ हो रहा है ना। इधर देखो 90 की एंगल, मतलब कौन सा ट्रायंगल यूज़ हो रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास दोबारा वही सेम बात, यानी कि ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तीनों साइड्स आ गई। ये ए वाई क्या है, ये परपेंडिकुलर है। ये ए एक्स क्या है, ये हमारे पास इसका बेस है। और ये ए वाई क्या, सॉरी ये ए जो है वो क्या है, इसका हाइपोटेन्यूज है। तो जो ट्रायंगल था राइट एंगल ट्रायंगल, उनके तीनों साइड्स हमारे पास अब गिवन है, यानी कि हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इन तीनों का स्क्वायर अगर हम ले रहे हैं इधर एच, यानी कि हाइपोटेन्यूज जो कि ए के बराबर है, इसलिए हम ए स्क्वायर लिख रहे हैं इधर। बेस किसके बराबर है, ए एक्स के, इसलिए ए एक्स का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर की जगह हम क्या लिखेंगे इधर, ए वाई, तो ए वाई का स्क्वायर आ गया। अब ये ए से स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो ये इस टर्म के ऊपर, इस पूरे टर्म के ऊपर रेडिकल आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक फार्मूला मिल गया हमें। कौन सा फार्मूला, अगर हमारे पास दो कंपोनेंट्स गिवन है, किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स गिवन है, उन दोनों कंपोनेंट्स को अगर हम मिलाकर कंपोज करके ऐड करके ओरिजिनल वेक्टर फाइंड कर रहे हैं, तो ओरिजिनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो मिलेगा हमें इस फार्मूले से मिलेगा कि उस ओरिजिनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो हम इस फार्मूले के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब वेक्टर मिलेगा तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड के साथ उसका डायरेक्शन भी होगा। अब डायरेक्शन कितना होगा या किस तरफ होगा, वो कैसे फाइंड किया जाएगा, उसके लिए हमारे पास जो है वो क्या है, यहाँ पे एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ हो रहा है। कौन सा, टेन थीटा। यहाँ पे हमने जैसे यूज़ किए थे ना साइन और कॉस, तो यहाँ पे एक और जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसको हम क्या कहते हैं, टेन थीटा, जो कि बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान बेस के। टेन थीटा जो है वो किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपान बेस के। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल के मुताबिक तो परपेंडिकुलर की जगह हमने लिख लिया ए वाई और बेस की जगह हमने क्या लिखा, ए एक्स। तो इस तरह हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब थीटा फाइंड करना है तो ये टेन इधर क्या हो रहा है, थीटा के साथ मल्टीप्लाई, इसको अब इस टेन को अगर हम इस साइड पे ले आएंगे तो ये टेन बन जाएगा इनवर्स। ठीक है, टेन यहाँ पे जो है वो टेन के ऊपर पावर +1 था, और इसको अगर हम इस साइड पे ले आएंगे तो उसका पावर जो है वो -1 बन जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे टेन इनवर्स लिखा। बाकी ए वाई अपान ए एक्स जो है वो सेम है। तो अब ये फार्मूला किस चीज़ के लिए काम आता है, ये जो हमने ओरिजिनल वेक्टर की बात की ना, ये दो कंपोनेंट गिवन है, इन दो कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो ये हमें ओरिजिनल वेक्टर मिल गया। अब इस ओरिजिनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, और इसी ओरिजिनल वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, इसके थ्रू हम इसका डायरेक्शन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो है वो आते हैं एक एग्जाम्पल पे, यानी कि जिस एग्जाम्पल के अंदर हम क्या यूज़ करने वाले हैं, इसी कंपोजिशन और रेजोल्यूशन को यूज़ करेंगे। एक एग्जाम्पल फर्स्ट जो हमारे पास है वो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के हिसाब से है। सपोज फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर एफ। कोई भी हमारे पास वेक्टर एफ है जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो कितना है, 10 मीटर। वेक्टर एफ जिसका मैग्नीट्यूड है 10 मीटर। अब उस वेक्टर एफ के जो एक्स और वाई कंपोनेंट हैं उसको हम रिजॉल्व करेंगे कंपोनेंट्स में, तो हमें क्या मिलेगा, एक हमें मिलेगा एक्स कंपोनेंट, दूसरा मिलेगा वाई कंपोनेंट। तो वो हमें एक्स और वाई कंपोनेंट क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। ओरिजिनल वेक्टर जो है एफ है जिसका मैग्नीट्यूड 10 मीटर है, और ये जो इसका डायरेक्शन है वो कितनी एंगल पे है, 30 डिग्री के एंगल बना रहा है, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री के एंगल पे है। तो अब जो है वो ये डेटा बनाते हैं। डेटा कैसे बनती है देखें, ओरिजिनल वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 मीटर, और यहाँ पे एंगल कितनी गिवन है, 30 मीटर। अब फाइंड क्या करना है, एफ एक्स फाइंड करना है और एफ वाई फाइंड करना है। सही है। अब एफ एक्स फाइंड करने के लिए हमने, यानी कि यहाँ पे रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं ना, तो एफ एक्स फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। ठीक है, एक्स कंपोनेंट के लिए तो हमने ये लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर ए था इसलिए ए एक्स था, यहाँ पे वेक्टर एफ है तो एफ एक्स लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब एफ एक्स बराबर किसके हो गया, ये एफ जो है इसका मैग्नीट्यूड 10 मीटर हमने पुट किया,
और कॉस सेम थीटा, थीटा कितनी है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हमने पुट की, तो कॉस थीटा कितना बनता है, कॉस 30 जो है वो बनता है 0.866। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट जो मिलेगी एफ एक्स बराबर मिलेगा किसके 8.66 मीटर। तो ये हमारे पास मिल गया कौन सा एक्स कंपोनेंट, यानी कि कोई भी हमारे पास ये वेक्टर है, इसका एक्स कंपोनेंट जो हमने फाइंड किया है उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है 8.66। अगर y कंपोनेंट की बात करें तो y कंपोनेंट के लिए हमारे पास ये फार्मूला है जो कि हमने y कंपोनेंट फाइंड करने के लिए बनाया है, तो एफ वाई इजिकल टू एफ साइन थीटा। अब वही सेम जो है वो इक्वेशन एफ सेम साइन थीटा कितनी है 30, तो साइन 30 कितना बनता है 0.5। अब 0.5 को अगर मल्टीप्लाई करें 10 से तो कितना बनेगा 5 मीटर। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ये हमारे पास y कंपोनेंट है, वेक्टर एफ जो हमारे पास गिवन था ना उसका y कंपोनेंट जो है वो कितना है 5 मीटर और x कंपोनेंट कितना है 8.6 मीटर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर इसको हम यूँ लिखना चाहें, देखें वेक्टर हमेशा हमें जो है वो तकरीबन इसी फॉर्म में मिले होते हैं कि कोई वेक्टर ए है जो कि हमारे पास कितना बनता है सपोज 3i + 4j, यानी कि इस तरह i और j फॉर्म में गिवन होते हैं मोस्टली। तो i और j फॉर्म में गिवन होते हैं तो हम इसी वेक्टर को i और j फॉर्म में भी लिख सकते हैं। i का मतलब होता है x कंपोनेंट, j का मतलब होता है y कंपोनेंट। तो यहाँ पे x कंपोनेंट कितना है 8.66, तो इसके साथ हमने i लिख लिया, मतलब ये x कंपोनेंट है, और ये जो 5 मीटर ये y कंपोनेंट है, तो इसके साथ हमने j लिख लिया, मतलब ये कौन सा कंपोनेंट है y कंपोनेंट। तो इस तरह हम इसी वेक्टर को, इन रिजल्ट को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास एक प्रॉपर मेथड है किसी भी वेक्टर को शो करने का, डिनोट करने के लिए हमारे पास जो प्रॉपर मेथड है वो यही है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे प्रॉब्लम पे आते हैं। पहला प्रॉब्लम था रेजोल्यूशन के बारे में, अब दूसरा कंपोजिशन के बारे में एक प्रॉब्लम है। कंपोजिशन के हिसाब से कि हम वेक्टर्स को कंपोज कैसे करते हैं। फाइंड द ओरिजिनल वेक्टर, यहाँ पे हमने ओरिजिनल वेक्टर या रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है जिसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स गिवन है। कितने गिवन है, ये एक्स कंपोनेंट जो है वो 3 मीटर गिवन है और वाई कंपोनेंट जो है वो 4 मीटर गिवन है। तो दोनों जो है वो हमारे पास कंपोनेंट्स गिवन है। अब जब हमारे पास कंपोनेंट्स गिवन हो तो हम ओरिजिनल वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। ओरिजिनल वेक्टर फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है जो कि हमने यहाँ पे ड्राइव किया था, ठीक है। तो ये ओरिजिनल वेक्टर फाइंड करने का फार्मूला आ गया, a = रेडिकल ax² + ay²। यानी कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x कंपोनेंट गिवन है 3 मीटर, y कंपोनेंट गिवन है 4 मीटर। तो हमने x कंपोनेंट की जगह 3 मीटर पुट किया, 3 पुट किया, और y कंपोनेंट की जगह हमने 4 पुट किया। अब 3 का स्क्वायर कितना है 9 और 4 का स्क्वायर कितना है 16, ठीक है। तो इन दोनों का सम कितना बनता है 25, रेडिकल 25। तो इस 25 का रेडिकल अगर हम फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5 मीटर, 5 मीटर। अच्छा, तो यहाँ पे हम क्या फाइंड कर रहे हैं, देखें फाइंड द ओरिजिनल वेक्टर। अगर ओरिजिनल वेक्टर फाइंड कर रहे हैं ना तो ये सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड है, ये याद रहे। यहाँ पे जो हमें ये मिला है ना, ये क्या है, ये सिर्फ उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए ये देखें हमने ड्राइव किया था डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, θ = tan इनवर्स AY/AX, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है टू फाइंड आउट द एंगल या टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर या रिजल्टेंट वेक्टर। तो θ = tan इनवर्स AY की वैल्यू कितनी है 4 है जो कि हमने यहाँ पे पुट की, और AX की वैल्यू कितनी है 3 मीटर जो कि हमने यहाँ पे पुट की। तो 4/3। अब इनका अगर हम 4/3 का अगर हम tan इनवर्स लेंगे तो मिलेगी हमें एंगल, कितनी मिलेगी 53, अप्रोक्सीमेट हमें 53 डिग्री जो है वो एंगल मिलेगी, जिसको हम कहते हैं कि इसकी मदद से हम देख सकते हैं कि इस ओरिजिनल वेक्टर का, इसमें से जो ओरिजिनल वेक्टर हमें मिला जिसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर है, तो उसकी एंगल कितनी बन रही है 55 नहीं बल्कि 53 डिग्री जो है वो इसकी एंगल बन रही है। तो इस तरह हमारे पास ये एग्जाम्पल सेकंड जो है वो कंपोजिशन का है। यहाँ पे हमारे पास जो कंपोनेंट गिवन है तो उनको हमने कंपोज किया। अगर हम फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास ओरिजिनल वेक्टर जो है वो गिवन है, उनके कंपोनेंट हमने फाइंड करने हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रेजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। तो इनकी मदद से हम जो है वो इन फार्मूलाज की मदद से हम किसी वेक्टर का, अगर कोई ओरिजिनल वेक्टर गिवन है उनके कंपोनेंट फाइंड करने हैं तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूलाज यूज़ होंगे।
और अगर हमारे पास कंपोनेंट गिवन है, हमें ओरिजिनल वेक्टर फाइंड करना है, तो ओरिजिनल वेक्टर फाइंड करने के लिए, ओरिजिनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए ये फार्मूला है, और उसी ओरिजिनल वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए ये हमारे पास इक्वेशन है, ये फार्मूला है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक छोटा सा कंसेप्ट है किसका, रेजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेक्टर रेजोल्यूशन एंड कंपोजिशन। अगर आपने इस वीडियो को देखा है, अगर आपने इस वीडियो को लाइक करते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ जो है वो बना के अपलोड कर सकूं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।